हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं और लगभग व्यक्तित्व आपका ख़त्म होने को है। हमने मैक्सिमम चीज़ें जो व्यक्तित्व से हैं वो कवर कर ली हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और सिद्धांत एक दो लोगों के हमें और लेने हैं। उसके पहले हम लोग ले लेते हैं व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग व्यक्तित्व की परिभाषा से। व्यक्तित्व की परिभाषा में हम सबसे पहले जिसकी परिभाषा लेने वाले हैं वो है आपके वॉटसन महोदय। वॉटसन महोदय की परिभाषा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे व्यक्तित्व कहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा, जैसे मैं शुरुआत से जिस दिन से मैंने व्यक्तित्व शुरू किया है उसी दिन से आपको बताता चल रहा हूं कि हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा चलना उठना बैठना बात करने का तरीका, हर चीज क्या है, आपका व्यक्तित्व है। जो कुछ भी है सब कुछ व्यक्तित्व है। तो वही बात कह दी है कि हाँ, वॉटसन ने, कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो है अल्पोर्ट महोदय की, कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो अल्पोर्ट साहब ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो आप वातावरण के साथ कैसे अपना समायोजन करते हैं? आप वातावरण के साथ अपना जो समायोजन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो वो भी आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आप समाज के साथ अच्छे से समायोजन कर पाते हो। और वहीं अगर आपका समाज के साथ आप समाज के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो आपका समाज के साथ समायोजन नहीं अच्छा होता है। और इन दैट केस कहा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वीक है, पर्सनैलिटी थोड़ी पुअर है, जिसकी वजह से आप समाज के साथ समायोजन करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो रहे हैं। आप समाज के साथ समायोजन करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी आइजैक साहब की। आइजैक साहब ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, उसके मिजाज, ज्ञान शक्ति और शारीरिक गठन का करीब स्थायी संगठन है। शारीरिक गठन का स्थायी संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। जो वातावरण का उसके साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो क्या है व्यक्तित्व? भाई आपका चरित्र कैसा है, आपका मिजाज, मतलब आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, यही हुआ मिजाज। और क्या होता है? मिजाज यही होता है। तो आपका हालचाल मतलब आपका मिजाज, आपका ज्ञान शक्ति, आपके अंदर कितनी नॉलेज होगी, जिसकी जितनी अच्छी नॉलेजेबल जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती है उसकी नॉलेज। तो उसका मिजाज, उसकी ज्ञान शक्ति और शारीरिक गठन का करीब स्थायी संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। मींस कि वातावरण में उसके साथ जो सामंजस्य बैठाता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका व्यक्तित्व। तो ये रही आपके व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। इनमें से कुछ आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाने वाली परिभाषाएं भी हैं। तो किसी चीज को देखिए, परिभाषा वगैरह को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से ही पढ़िएगा परिभाषा वगैरह। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों की परिभाषाएं हम लोग ले लें। चलिए देखिएगा गिलफोर्ड साहब की परिभाषा। गिलफोर्ड साहब ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संभावित गुणों का प्रतिरूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का व्यक्ति के संभावित गुणों का प्रतिरूप है। मींस आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो डिसाइड करता है कौन? तो वो डिसाइड करता है आपका व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संभावित गुणों का प्रतिरूप है। मतलब आपके अंदर जो जो गुण हैं उनका एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन करता है आपकी पर्सनैलिटी में, वो रिफ्लेक्ट करता है। आपके अंदर जो जो क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं जाके आपकी पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है आपका फ्राइड। इदम अहम एवं परा अहम का संतुलित संगठन ही व्यक्तित्व है।
एडलर के सामने आ गया आपका है, तो इदम अहम, इदम पे बहुत जोर दिया है, इदम पे बहुत जोर दिया है किसने? फ्राइड ने। इदम वर्ड अक्सर पूछ लिया जाता है कि इदम किससे रिलेटेड है, इदम अहम और परा अहम किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फ्राइड से। तो इदम अहम एवं परा अहम का संतुलित संगठन ही व्यक्तित्व है। एडलर, जीवन लक्ष्य सहित जीवन की समस्याओं के प्रति समाधान के प्रति अपनाया जाने वाला ढंग या जीवन शैली ही व्यक्तित्व है। एडलर ने क्या कहा है कि जीवन लक्ष्य सहित जीवन की समस्याओं के प्रति समाधान, जीवन की समस्याओं के प्रति समाधान के लिए प्रति अपनाए जाने वाला ढंग या जीवन शैली ही व्यक्तित्व है, या जीवन शैली ही व्यक्तित्व है। आप किसी समस्या को कैसे कोप अप करते हो, आप किसी समस्या से कैसे निपटते हो, आप किसी समस्या से कैसे निपटते हो, यही है आपका व्यक्तित्व। मींस कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो है वो डिफाइन करता है कि आप किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे निपटते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे कोप अप कर रहे हैं। तो ये चीज डिफाइन करता है कौन? तो ये चीज डिफाइन करता है आपका व्यक्तित्व, कि आप किसी समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं, आप किसी समस्या से कैसे निपटते हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करता है आपका व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और डेफिनेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन हम जो लेने वाले हैं वो है कैटल की। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम ले रहे हैं वो है कैटल महोदय की। कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व ही है जिसकी सहायता से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी समस्या के सामने आने पर कैसी प्रतिक्रिया दे। तो व्यक्तित्व ही वो चीज है जिससे ये डिसाइड होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई व्यक्ति है तो वो कैसी प्रतिक्रिया देगा, मतलब उस प्रॉब्लम के साथ कैसे निपटेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है, हमारा व्यक्तित्व ये बताता है कि हम किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे निपटने वाले हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपका मतलब जो एटीट्यूड होगा भाई, आपका जो एटीट्यूड होगा, आप उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। तो यही कह रहा है कैटल का सिद्धांत कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो प्रॉब्लम के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, यही चीज डिफाइन करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट सिद्धांत जो हम ले रहे हैं वो है गुथरी महोदय का। व्यक्तित्व उन आदतों या उन आदत तंत्रों को कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो एवं स्थायी तथा अपरिवर्तनशील हो। तो गुथरी ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व उन आदतों या आदत तंत्र को कह सकते हैं, उन आदतों को या उन आदत तंत्र को कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो एवं स्थायी तथा अपरिवर्तनशील हो। स्थायी तथा अपरिवर्तनशील हो। समझ में आई बात? भाई आपका व्यक्तित्व क्या है, समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। आपका जो व्यक्तित्व है वो समाज के लिए बहुत मायने रखता है। तो वही चीज लिख दी गई है कि समाज के लिए कितना मायने रखती है वो चीज, उसी को हम लोग आपके जो व्यक्तित्व कहते हैं। कोशिश करिए जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डेफिनेशन आप लोग याद कर पाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक दो डेफिनेशन तो हमेशा पूछ ही ली जाती है, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम डेफिनेशंस याद रख पाइए। और डेफिनेशंस याद कैसे होंगी? तो उसका सिर्फ एक सूत्र है कि चीजों को आप कनेक्ट करिए। अगर आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेशन या तो याद रह सकती है, और जो दूसरी चीज है वो या तो अगर आप चीजों को या तो कनेक्ट कर पाए, और दूसरा तरीका है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, चीजों को बार बार देखें, बार बार पढ़ें, आपको लास्ट में वो चीजें याद रहने लगेंगी। वैलेंटाइन की बात करें तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योगफल है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योगफल है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योगफल है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योगफल है। किसने कहा है? कहा है आपके, किसने कहा है भैया? तो ये कहा है आपके वैलेंटाइन महोदय ने। आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, वुडवर्थ की बात करते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण सार चित्र ही व्यक्तित्व है। एकदम छोटे से लाइन में एकदम परफेक्ट बात कि आपके व्यक्तित्व के व्यवहार का संपूर्ण सार चित्र ही व्यक्तित्व है। मींस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो
पूरा का पूरा आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, तो उसके पूरे व्यवहार का जो सार है, मींस टोटल समरी ऑफ योर बिहेवियर इज योर पर्सनालिटी। सिंपल से छोटे से शब्दों में एक लाइन में पूरी बात कह दी, सबसे मस्त डेफिनेशन है वुडवर्ड साहब की। फिर आते हैं विंग एवं हंट की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमान, विशेषताओं का योग होता है। बहुत ही अच्छी बात है। सेम चीज कही है उन्होंने, सिर्फ व्यवहार की बात की थी, इसमें उन्होंने 2 शब्द और ऐड कर दिए। इसमें उन्होंने आपके प्रतिमान मींस आपका रिफ्लेक्शन, आपकी विशेषता यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स, उसको ऐड कर दिया है इन्होंने 2 शब्द। तो डेफिनेशन वही रहती है, लेकिन हां 2 शब्द ऐड हो गए हैं, पर काफी अच्छी डेफिनेशन थी। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमान तथा विशेषताओं का योग होता है, तथा विशेषताओं का योग होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आपकी कुछ परिभाषाएं। परिभाषाओं के बाद आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, और 1-2 आपके सिद्धांत जो हैं वो बच गए थे, तो हम लोग उस सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व का कार्ल गुस्ताव युंग का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? सिद्धांत है आपका कार्ल गुस्ताव युंग साहब का सिद्धांत है। तो बात करते हैं हम लोग इनके सिद्धांत की। कार्ल दिख रहा है ना सबको? कार्ल गुस्ताव युंग, ये हैं आपके व्यक्ति, कार्ल गुस्ताव युंग। अच्छा, ये एक ही व्यक्ति है, 2-3 लोगों का नाम नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। आपके जो युंग साहब हैं, तो युंग नहीं चल रहा है अच्छे से, चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है अच्छे से, फिर भी चल रहा है। युंग फ्राइड से प्रभावित थे। युंग जो है आपके, ये फ्राइड से प्रभावित थे। युंग फ्राइड से प्रभावित थे। पहली चीज जो रही कार्ल गुस्ताव युंग के बारे में, तो युंग फ्राइड से प्रभावित थे तथा उन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है था, तथा उन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता तथा उन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लाइट चल रही है, पेन 1 सेकंड रुकिए। आप लोग इसका इतना नोट डाउन करिए, फिर 1 सेकंड में मैं आया। वैसे मैं कहीं गया ही नहीं, तो मैं आऊंगा क्यों? 1 सेकंड। अब हो गया काम। अब देखिए, युंग जो है आपके युंग साहब हैं, ये फ्राइड से बहुत प्रभावित थे, और प्रभावित थे तो यानी कि उनको फॉलो भी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो यानी कि उनकी जैसी कुछ बातें भी करेंगे, और अगर उनके जैसी कुछ बातें करेंगे तो उनके जैसा ही सिद्धांत देंगे। तो इन्होंने भी प्रभावित तो थे, लेकिन इनके जो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि ये युंग फ्राइड से तो प्रभावित थे, इनको फॉलो बहुत करते थे, पर एक दिक्कत कहां आई कि एक जगह ऐसा आता है कि जब ये उनसे थोड़ा सा नाखुश हो गए। क्या हुआ? थोड़ा सा ये हो गए नाखुश, कहने लगे आपका सिद्धांत में हमको नहीं मान रहे हैं। तो किस सिद्धांत को ये नहीं मान रहे थे? तो युंग साहब जो हैं, युंग फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। युंग फ्राइड के युंग फ्राइड के अचेतन
युंग फ्राइड के अचेतन सिद्धांत से सहमति नहीं थे। युंग फ्राइड के अचेतन सिद्धांत से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अचेतन को दो भागों में बांटा। इसलिए उन्होंने अचेतन को दो भागों में बांटा। देखिए युंग जो है ये फ्राइड के अचेतन सिद्धांत, किस सिद्धांत से, तो फ्राइड के अचेतन सिद्धांत से सहमत नहीं थे। इनको लगता था कि इनका अचेतन सिद्धांत 100% करेक्ट नहीं है। किस सिद्धांत से, अचेतन सिद्धांत से। तो अब नहीं सहमत थे तो कुछ काम करना था इनको उसके ऊपर कि क्या सही था ये भी बताना था। तो इन्होंने क्या किया कि अचेतन को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग जो इसका बनाया वो बनाया इन्होंने व्यक्तिगत अचेतन, और दूसरा बनाया सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा आता है आपका सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा है आपका सामूहिक अचेतन। जो व्यक्तिगत अचेतन था आपका, उसमें जो हमारी अतृप्त इच्छाएं थी उनकी बात की गई। इसमें सिर्फ हमारी अतृप्त इच्छाएं थी। इसमें सिर्फ हमारी अतृप्त इच्छाएं थी। और जो सामूहिक अचेतन था, इसमें क्या होता था कि इसमें हमारे साथ हमारे पूर्वजों की भी इच्छाएं थी। इसमें हमारे साथ हमारे पूर्वजों की भी इच्छाएं थी। हमारे पूर्वजों की भी इच्छाएं थी। काम खत्म। तो इतनी तो बात हुई। अभी क्या बात हुई कि ये फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे। ये क्या था कि ये फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और इसलिए इन्होंने कहा, उसको थोड़ा सुधारा और उन्होंने अचेतन को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अचेतन को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग जो बनाया वो बनाया व्यक्तिगत अचेतन, और जो दूसरा भाग बनाया वो बनाया आपका सामूहिक अचेतन। अब क्या कहते हैं, क्या कहा इनका व्यक्तिगत अचेतन में? व्यक्तिगत अचेतन में इन्होंने सिर्फ हमारी अतृप्त इच्छाएं रखी, और जब बात करी इन्होंने सामूहिक अचेतन की, तो इसमें इन्होंने हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों की भी जो इच्छाएं थी, हमारे साथ साथ जो हमारे पूर्वजों की इच्छाएं थी उनको रखा इन्होंने। किसमें? सामूहिक अचेतन में। तो इतनी बात हो गई आपकी कि फ्राइड से ये जितना प्रभावित हो, तो फ्राइड में क्या किया। अब आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व। इतना करेक्शन किया था इन्होंने फ्राइड के सिद्धांत में, यहां तक अभी इनकी कोई बात नहीं हुई। अब युंग ने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। अब अपनी बात करें इनकी, कार्ल गुस्ताव युंग की, तो इसको मिटालते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे इनका जो पर्सनल वाला सिद्धांत है। सबका पर्सनल होता है, ठीक है। तो इनका भी एक पर्सनल है, जैसे आपका पर्सनल फोन होता है, पर्सनल घर होता है, और बहुत कुछ पर्सनल होता है। जो कुछ जिसका जो कुछ भी पर्सनल होता है, तो युंग ने कहा सबका पर्सनल, तो मेरा भी कुछ तो पर्सनल होना चाहिए, और इन्होंने दे डाला अपना पर्सनल सिद्धांत। और वो सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं
जो युंग साहब का सिद्धांत है वो है व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। कार्ल गुस्ताव युंग ने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। अभिमुखी सिद्धांत, व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका अभिमुखी सिद्धांत दिया इन्होंने, इसके इन्होंने कुल 3 टाइप बताए। कितने टाइप? टोटल 3 टाइप बताए। इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए। सब परिचित हो, कोई चीज नहीं है, कोई परेशान वाली बात नहीं है। सारे शब्द जाने पहचाने आएंगे आपके, बस मतलब यहां समझ लेना। शब्द सब जानते होंगे, मतलब में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उसको आज यहां जान लेंगे। देखिए ये रहा पहला टाइप। अच्छा ये एरो नहीं है पहला टाइप, पहला टाइप अभी लिख देंगे, ठीक है। ये रहा इनका 3 प्रकार। तो क्या रहा इनका तीनों प्रकार में? पहला है इनका अंतर्मुखी। अब अगर बात करेंगे अंतर्मुखी की, तो दूसरा शब्द जो आप सभी को याद है वो यहां लिख लेंगे, वो है आपका बहिर्मुखी। अंतर्मुखी दूसरा हो गया बहिर्मुखी। जो तीसरा हो गया आपका, वो हो गया आपका उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और तीसरा शब्द जो आपका आता है वो आता है आपका उभयमुखी। क्या है शब्द? उभयमुखी। अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हो गया आपका, एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब जब बचता है उभयमुखी, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। AMBIVERT, AMBIVERT, एम्बीवर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसे होता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, अब कभी ना भूलिएगा। इसकी क्या खासियत होगी? ये कम बोलेगा, कम बोलने वाला होगा, शर्मीला होगा, कम बोलने वाला, शर्मीला होगा, एकांत प्रिय होगा। ये सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। कम बोलने वाला है, शर्मीला है, तो यानी कि एकांत प्रिय होगा। एकांत प्रिय, कम बोलने वाला, शर्मीला, एकांत प्रिय। फिर बात करते हैं उभयमुखी की। तो उभयमुखी तो लास्ट में बात कर लेंगे, अपने आप समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट जो आपका बहिर्मुखी आता है, तो बातूनी, बहुत बोलेगा जाके, सामाजिक होगा। वो एकांत प्रिय था, उसको कहीं आना जाना पसंद नहीं था, और ये महोदय इनको घूमना टहलना बड़ा समझ में आएगा। तो बातूनी होंगे, सामाजिक होंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट कार्ल गुस्ताव युंग का सिद्धांत। समझ में आ गया आपको ये सिद्धांत, कार्ल गुस्ताव युंग का सिद्धांत। इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सिद्धांत और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आई थिंक इससे ज्यादा समय तो नहीं लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेल्डन के सिद्धांत की। किसकी? इसको मिटा दें, फिर बात करते हैं हम लोग सेल्डन के सिद्धांत की। अभी तक सब लोगों ने कहा, सेल्डन साहब ने कुछ अलग कहा।
अभी तक जितने भी लोगों ने कहा सबने व्यवहार, प्रतिमान, पता नहीं चरित्र और पता नहीं कितनी कितनी सारी बातें बोल डाली। अब शेल्डन साहब ने कहा कि आप लोग हो जाएंगे दुखी, तो इन्होंने जो आप व्यक्तित्व को समझते आए हैं बिल्कुल उसी आधार पर इन्होंने बात कर दी व्यक्तित्व की। शेल्डन जो साहब हैं इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया है। शेल्डन व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा। शरीर रचना के आधार पर बांटा। शरीर रचना के आधार पर बाटा गायब हो गया तो बाटा यहां आ गया, शरीर रचना के आधार पर बाटा। ठीक, जो आपके शेल्डन साहब हैं इन्होंने जो व्यक्तित्व है उसको शरीर रचना के आधार पर बांटा है, और शरीर रचना पे कितने प्रकार में बांटा, तो कुल 3 प्रकार में बांट दिया उन्होंने। कुल 3 प्रकार में बांटा इन्होंने। पहला जो प्रकार बताया वो बताया लंबाकृति, जो दूसरा बताया लंबाकृति, फिर शायद आपका आता है गोलाकृति, और फिर तीसरा आपका आता है आयताकृति। लंबाकृति, गोलाकृति, फिर थर्ड आता है आपका आयताकृति। आयता आकृति, इनकी क्वालिटीज देख लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब लंबा आकृति है और शरीर के हिसाब से डिवीजन है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा, लंबा होगा, दुबला होगा, चिड़चिड़ा होगा, लंबा होगा, दुबला होगा, चिड़चिड़ा होगा, धैर्य की कमी होगी। ठीक, अब आपके आता है नेक्स्ट जो है आपका गोलाकृति। ये होगा मोटा, नाटा, स्वाद प्रिय, खाने पीने में सबसे तेज स्वाद प्रिय, मोटा, नाटा, स्वाद प्रिय। और जो आपका लास्ट आता है आयताकृति, ये होगा चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय। चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय। चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय। चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय। ठीक, तो ये रहे आपके शेल्डन महोदय, ये रहा शेल्डन साहब का सिद्धांत। शेल्डन साहब ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया है। जो शेल्डन महोदय हैं इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया, और इन्होंने लंबाकृति, गोलाकृति और आयताकृति 3 विभाजन बताए, जिसमें लंबाकृति में लंबा, दुबला, चिड़चिड़ा, धैर्य की कमी, गोलाकृति में मोटा, नाटा, स्वाद प्रिय, आयताकृति में चुस्त, स्वाद प्रिय, चुस्त, सक्रिय और स्वाद प्रिय, सॉरी चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय। ये बताया इन्होंने आयताकृति की 3 क्वालिटीज। आयताकृति की 3 क्वालिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक और सिद्धांत लेते हैं हम लोग। अब शेल्डन साहब का सिद्धांत हो गया है, शेल्डन साहब का सिद्धांत हो गया, तो हम लोग बात करते हैं क्रैचमर के सिद्धांत की। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रैचमर। क्रैचमर साहब ने भी क्या किया है कि व्यक्तित्व को जो है आपके सॉरी व्यक्तित्व को आपको शरीर रचना के आधार पर ही इनका भी डिवीजन है। क्रैचमर
व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के आधार पर बांटा। अच्छा, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, जो आपके सेल्डन महोदय हैं उन्होंने 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के शरीर रचना के आधार पर, तो उन्होंने भी बांटा था, पर उन्होंने क्या किया था कि कुल 3 ही प्रकार बताए थे। क्रैचमर साहब थोड़े और आगे बढ़े और इन्होंने कुल 4 प्रकार बता दिए, कुल 4 प्रकार बताए। पहला जो आपका प्रकार बताया इन्होंने लंबकाय, क्वालिटीज वही है दोनों में। पहला जो इन्होंने बताया लंबकाय, जैसे उन्होंने लंबाकृति। फिर बताया आपका गोलकाय, लंबकाय, गोलकाय। तीसरा जो आपका इन्होंने बताया लंबकाय, गोलकाय, फिर सुडौल, जो वहां पे आप आयताकृति पढ़ते थे वो सुडौल काय उसको कर दिया सुडौल काय या पुष्ट काय। शब्द सही समझ में आ गया होगा। लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय, पुष्टकाय। और फिर लास्ट में इन्होंने जो एक और टाइप ऐड कर दिया, वो क्या ऐड किया था? सिंपल सी चीज ऐड की, मिश्रित काय। मिश्रित काय। लंबकाय में कौन आता है? लंबकाय में आपका आते हैं, लंबकाय की क्वालिटीज तो आपको पता ही है, पतले दुबले वाले। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्थेनिक। क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। गोलकाय को बोलते हैं पिकनिक, वो वाली पिकनिक नहीं जो आप जाते हैं, ये वाली पिकनिक। सुडौल कास्टकाय को बोलते हैं एथलेटिक। और मिश्रित को बोलते हैं डाई प्लास्टिक। डाई प्लास्टिक। एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक और डाई प्लास्टिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर हुआ इतनी सारी बातें? चलिए, तो फिर आपका व्यक्तित्व में बस इतने ही सिद्धांत थे। व्यक्तित्व जो आपका टॉपिक थे बस यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सबको व्यक्तित्व काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। होपफुली नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, तो मिलते हैं कल। आज आप लोग व्यक्तित्व पढ़ेंगे, कल हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब वो टाइम गया जब पढ़ते रहते थे, अब समय आ गया है जब आप लोग आंखें खोल लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।